हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और यूनिट फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी नोट मेकिंग का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें ही ये आगे का कॉन्सेप्ट है। टॉपिक नंबर 5 है ये, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात करेंगे। इसको आप समझ के अपने लैंग्वेज में जैसे भी नोट्स बना रहे हो प्लीज बना लेना। और आज हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। जैसे कि हम सबको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस सुनते आ रहे हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। सुनते क्या, देखते भी होंगे कि अगर आपके 4 दोस्त हैं तो चारों दोस्त डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करते होंगे आपके साथ, अलग अलग तरीके से। कोई किसी चीज में बहुत अच्छा होगा, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कोई गेम में बहुत अच्छा होगा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होगी, सबके खाने की चॉइस अलग होगी, सबके पहनने की चॉइस अलग होगी। चाहे आपके थॉट्स कुछ कहीं कहीं मिलते हों, लेकिन बहुत जगह आप लोगों के व्यवहार में डिफरेंसेस होगी। और आप लोगों के फिजिकल या इंटरनली जो फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये जो भी जितने सारे जो चेंजेस डिफरेंसेस हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल। यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसको व्यक्तिगत भिन्नता कह सकते हो या वैयक्तिक वैयक्तिक भिन्नता कह सकते हो। ठीक है, विभिन्नता या भिन्नता। ठीक है, अब सबसे पहले बात, एक यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जब आप सीटेट की पेपर दे रहे होगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फादर कौन है, यानी जनक कौन है, इनके जनक कौन है, फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है सबसे पहले इसको, इस नाम, इसका नाम किसने रखा? चार्ल्स डार्विन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले जिन्होंने दिया उनका नाम चार्ल्स डार्विन है, या इनको आप जनक कह सकते हो ना, फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हम हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब हम क्यों एज ए टीचर लर्नर, एज अ फ्यूचर टीचर हम क्यों पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता, या हम क्यों पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस? तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें अपने क्लासरूम में 40 बच्चों को, 40 बच्चे यानी कि 40, अगर 40 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं तो 35 डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी को आप पढ़ोगे या पढ़ाओगे। तो इसीलिए इन सब की नीड के अकॉर्डिंग हम तैयार रहें, इन सब की नीड की अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर या जो हम अपनी मेथडोलॉजी है, टीचिंग का मेथड है, उसको हम इनके नीड के अकॉर्डिंग बना सके, इनके नीड को फुलफिल कर सके। पहले के जमाने में क्या होता था, जब हम पढ़ते थे, यानी जब आप भी में भी आपके टाइम में थोड़ा सा चीजें बदली होगी, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो टीचर आते थे, आती थी, जो भी हमारे क्लास टीचर होते थे वो आते थे, और जो उनको पढ़ाना होता था वो ये नहीं देखती थी कि सामने वाले जो स्टूडेंट है उनको किस चीज की नीड है। कोई बच्चा अगर सिंगिंग में काफी परफेक्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर डांस का कंपटीशन है तो आपको भी पार्टिसिपेट करना ही, ऐसा नहीं होता। जबकि अब के जो कॉन्सेप्ट है, अब का जो लेसन प्लानिंग होता है, अब का जो करिकुलम है, उसमें क्या कहता है, अगर बच्चा डांस में परफेक्ट है उसको डांस में भेजो, अगर बच्चा सिंगिंग में परफेक्ट है उसको सिंगिंग में भेजो, अगर बच्चा ड्रामा में परफेक्ट है ड्रामा में भेजो, मैथमेटिक्स उसका बहुत अच्छा है तो मैथ ओलंपियाड में। मतलब उसके चॉइस के अकॉर्डिंग, बच्चों के चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीट करते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब टीचर का नाम टीचर ना होके फैसिलिटेटर हो चुका है। अब टीचर को क्या क्या कहते हो? टीचर नहीं कहते हो, फैसिलिटेटर ही बोलोगे, अब टीचर नहीं बोलोगे। अब क्या है, टीचर, टीचर नहीं, अब टीचर की जगह पे क्या नाम आ गया है, टीचर का फैसिलिटेटर। अब हम किसी पे रूल बच्चों पे, अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है, टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है, इसलिए हम फैसिलिटेटर हैं। बच्चों को उनकी रुचि के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, हमें उनकी रुचि के अकॉर्डिंग ही उनको आगे बढ़ाना है। आइए, अब ये तो बात हो गई हमारी, आपस की बातें हो गई कि हाँ ये चीजें होती है। अब इसको, चूंकि बीएड में क्या होता है कि आप जितने अच्छे से
कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर पाओगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसको अपने भाषा में कैसे लिखेंगे या कैसे समझेंगे, इसको मैं आपको बताती हूँ। आप इसको और भी रोचक तरीके से आप लिख सकते हो, या एज इट इज भी लिखने, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये परफेक्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेफिनेशन, इंडिविजुअल डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस refer to the unique characteristic and traits that makes each person distinct from others. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, हर पर्सन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ट्रेट्स होता है, और क्यों, जिससे कि वो एक दूसरे से अलग बनाते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग बनाते हैं। These differences can manifest in the variety of ways such as in personality, cognitive ability, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये किसके किसके बेस पे होता है? उनके पर्सनालिटी के बेस पे हो सकता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज के बेस पे हो सकता है, फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे हो सकता है, लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे हो सकता है, और भी आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बेस पे हो सकता है, नेचुरल इन्वायरमेंट, जो आसपास का उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके बेस पे उनकी पर्सनालिटी डिफरेंस हो सकती है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? ये जितने सारे एस्पेक्ट आपके सामने दिखाए गए। Understanding individual differences is important in fields such as psychology understanding, जहाँ पे जब आपको साइकोलॉजिस्ट बनने की जरूरत हो या आपको काउंसलर बनना है, तो वहाँ पे आपको हर व्यक्ति की मतलब नीड या रुचियों के बारे में तुरंत पता हो जाना चाहिए। इसीलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी करने की जरूरत पड़ी। एजुकेशन लाइन में तो है ही है। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो पर्सनालिटी को समझ के राइट पर्सन को अपने लिए हायर करें, राइट पर्सन को अपने लिए चूज करें, एज इट कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ पीपल लर्न, वर्क, इंटरेक्ट विथ अदर्स। जैसे ह्यूमन रिसोर्स क्या देखेगा, कैसे वर्क करते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या देखेगा, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए फैसिलिटेटर क्या देखना है, बच्चे कैसे लर्न करते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। बच्चों, जो ये अभी हमारी बातचीत हो रही है आपस में, ये दो बाइलिंगुअल है, तो जिन जो बच्चे सिर्फ हिंदी मीडियम में हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करेंगे और हिंदी मीडियम में एक बार देख लेंगे, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस बेस पे यहाँ पे है? तो सबसे पहले हमने पर्सनालिटी को लिया, पर्सनालिटी के बेस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है? पर्सनालिटी रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स एंड बिहेवियर दैट define an individual unique pattern of thinking, feeling and behaving। पर्सनालिटी क्या है? अलग अलग तरीके से जो एक व्यक्ति की थिंकिंग प्रोसेस है, उनकी क्या फीलिंग है, वो कैसे बिहेव करता है, ये सब किसको डिसाइड करता है? उसके पर्सनालिटी को डिसाइड करता है। जैसे हमने देखा होगा या सुना होगा, आपने जब कभी पढ़ा होगा 11th-12th में, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी होती है। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सनालिटी होती है जो लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है, बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेती है, और इंट्रोवर्ट वो पर्सनालिटी होते हैं जो अपने आप में आप अपने क्लासरूम में भी देखोगे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से शेयरिंग करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं। और कुछ पर्सनालिटी मिक्स होती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ चुप रहना है, तो वो मिक्स पर्सनालिटी होती है। उस पर्सनालिटी को उसको क्या कहते हैं? ओमनीवर्ट कहते हैं। जो एक एक्सट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट होता है पर्सनालिटी में, और जो तीसरा होता है, जैसे जो टाइम की अकॉर्डिंग बात करता है, जैसे अपना एक्सपीरियंस, मतलब वो लोगों से घुलना मिलना भी पसंद करता है और नहीं भी, मतलब वो ओमनीवर्ट होता है। वेट अ मिनट। यस। कौन कौन सा होता है? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो कि सभी से बातचीत करना, सभी से घुलना मिलना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट ये होते हैं। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं? इंट्रोवर्ट एक छोटे ग्रुप के जो लोग होते हैं, या अपने जो उनका पर्सनल, जो अपना दोस्त होता है, मतलब जिससे वो बहुत ज्यादा पर्सनली बातें कर सकते हैं, बस उसी से बात करते हैं, वो ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद करते। और जो तीसरे काइंड का होता है वो होता है ओमनीवर्ट। ओमनीवर्ट कैसा होता है? ओमनीवर्ट होता है न ज्यादा न कम, ये देखो बिल्कुल कम है, ये प्लस में रहते हैं। और ये होता है न बैलेंस्ड होते हैं, ये अपने काम से काम मतलब भी रखेंगे, और
या जब जहाँ जैसे जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। पर्सनालिटी कैन बी मेजर्ड थ्रू वेरियस असेसमेंट टूल्स सच एज personality inventories, self-report questionnaire and behavioral observation। पर्सनालिटी जो है वो बहुत तरीके से हम जज कर सकते हैं, पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होते हैं, इनसे कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर मतलब कुछ क्वेश्चन दे के उनसे दैट पर्सन जिसका हमें पर्सनालिटी टेस्ट करना, उन पर्सन से हम क्वेश्चनेयर फिल करवा के उनके पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। उनको ऑब्जर्व करके हम पता कर सकते हैं कि वो किस पर्सनालिटी के हैं। तो आपने देखा कि पर्सनालिटी अभी नॉर्मली 3 टाइप के आप समझो, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और ओमनीवर्ट। और ये इनको हम कैसे पता करते हैं? एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज अ काउंसलर। टीचर को आजकल काउंसलर का भी रोल निभाना होता है क्लासरूम में, तो उनको ऑब्जर्व करके हम पता कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ के पता कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके हम उनका पर्सनालिटी पता कर सकते हैं। Some of the most commonly studied dimension of personality including extraversion, introversion। जो अभी हमने extrovert और introvert पढ़ा, तो वही एक extraversion है, introversion है। इसको आई होप आप समझ पा रहे होगे। extraversion जो सभी से जाके मिल लेते हैं, introversion जो कम लोगों से मिल पाते हो। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये ऐसी पर्सनालिटी होती है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो हर जो लोगों से बात करने के लिए ईगर होती है और जो चीजों को बहुत ही जिज्ञासु तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, ये जो पीपल होती है कैसे होते हैं? क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव तरीके से चीजों को करना चाहते हैं, क्रिएटिव पीपल, ये क्रिएटिव पीपल होते हैं। और ये बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? डाउन टू अर्थ होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये हर टाइम अपने आप को कुछ ना कुछ नया सीखने में लगाते रहते हैं, मतलब लोगों से बात करके सीखना चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं। और इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बारे में आप पहले से ही आपको पता है। जो नेक्स्ट है वो है कॉन्सियंसियसनेस। ये क्या है? कॉन्सियंसियसनेस। इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है, ये होती है वेल मेंटेन्ड होती है। कैसी होती है? वेल मेंटेन्ड होती है, वेल मेंटेन्ड होती है। ठीक है, एक मिनट, ये कैसी होती है? ये वेल मेंटेन्ड होती है। एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है। कैसी होती है? ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं ये ऐसी पर्सनालिटी होती है, बहुत ही केयरफुल रहती है। कैसी होती है? ऑर्गेनाइज भी होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है वो एग्रीएबलनेस है। एग्रीएबलनेस कैसे पर्सनालिटी होती है? ये बहुत ही वार्म हार्टेड, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं पर्सन, मतलब ये पर्सनालिटी आपको ऐसे सिंपैथेटिक, काइंड, जितने सारे साइनोनिम्स है इनके लिए लगा दो आप, जो अच्छे वाले साइनोनिम्स होते हैं। ये बिहेवियर वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये मतलब इंटेलिजेंट, ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी आप इसको कह सकते हो। इसमें मतलब मैं बता नहीं सकती कि आप क्या क्या इसके साथ जोड़ सकते हो। ये आप सिंपैथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, वार्म्ड होते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होते हैं, परसिवनेस मतलब किसी भी चीज को ये तुरंत सीख लेते हैं। तो ये अच्छी पर्सनालिटी ट्रेट्स, गुड पर्सनालिटी ट्रेट्स में आते हैं। और न्यूरोसिटिज्म जो होते हैं, न्यूरोटिज्म जो होते हैं, ये इजी टू कन्विंस नहीं होते हैं। ये बहुत ही मतलब सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई भी कुछ भी बोल के भला फुसला के कुछ भी करवा ले, नहीं। अंडरस्टैंडिंग दीज डायमेंशन कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ इंडिविजुअल differ in their motivation, emotion and social interaction। ये जितने सारे पर्सनालिटी जैसे आपने अभी देखा, पहले तो 3 ही पढ़ा, उसमें से आपने एक्स्ट्रावेनिया वर्जन, इंट्रोवर्जन, ओपननेस एंड
ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस पढ़ा, फिर कॉन्सियसनेस पढ़ा, फिर एग्रीएबलनेस पढ़ा, एंड न्यूरोटिक्स में पढ़ा। ये सारी जो होती है अपने आप में एक दूसरे से भिन्न विभिन्न पर्सनालिटी होती है, डिफरेंस पर्सनालिटी होती है। अब जो बच्चे हिंदी वाले हैं उस वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में इनके कैसे कैसे नाम है। बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, अनुभव के प्रति खुलापन, कर्तव्यनिष्ठ निष्ठा, सहमतता मतलब हर किसी से सहमत हो, जो बहुत कम मतलब अपने माइंड से ही वो काम करे, बाकी चीजों का बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचे। अब जो हम सेकंड उसमें पढ़ते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज को संज्ञान से जोड़ते हैं। कॉग्निटिव मतलब ज्ञान से जोड़ते हैं, ज्ञान संबंधी कौशल। संज्ञानात्मक जो आपकी अपनी नॉलेज है उससे हम इसको जोड़ के देखते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज रेफर टू, जैसे आप इसको इसको पढ़ने से पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं। कॉग्निटिव एबिलिटीज हर किसी का डिफरेंट होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी कुछ चीजों को सीख लेता है और कुछ बच्चों में होता है कि नहीं, मतलब 2-4 बार समझाने के बाद वो उनके स्कीमा में बात बैठती है, उनकी थिंकिंग में प्रोसेस स्टार्ट होती है 2-4 बार उस चीज को रिपीट करने के बाद स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हर किसी की, कहते हैं क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, 35 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे ही फर्स्ट पोजीशन पे क्यों आते हैं एग्जाम में? क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो बाकी बच्चों से अलग है। बाकी बच्चों की भी कॉग्निटिव एबिलिटीज कहीं कहीं किसी किसी और चीजों में अलग होगी। इस बच्चे में कई जगहों पे अगर मान लो इसका टेस्ट लिया जाए तो ये फेल हो जाए और जो पीछे से लास्ट 40th नंबर पे था वो फर्स्ट आ जाए किसी 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 मामलों में। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज की प्रश्न उसमें आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। Cognitive abilities refer to the mental process involved in learning, problem solving and decision making. कुछ बच्चों को आप देखोगे बहुत जल्दी वो क्विक डिसीजन ले लेते हैं कि उनको क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे तो आंसर बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन आप देखोगे जब उनके उनका असेसमेंट होता है तो वो बहुत अच्छे से नहीं है स्कोर कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी पर्सनालिटी, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ही नतीजा है कि वो अपने आप को वहां पे नहीं कॉप अप कर पाते। these एबिलिटीज कैन इंक्लूड वर्बल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पेशल एंड विजुअल परसेप्शन, मेमोरी एंड अटेंशन। आप क्या पढ़ रहे हो? दीज एबिलिटीज कैन इंक्लूड वर्बल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज जितने सारे आपके माइंड से, आप जितने सारे माइंड से मतलब जो नॉलेज के बेस पे है ना, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। मेमोरी हो गया, विजुअल पावर हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, और अटेंशन हो गया, ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज इन कॉग्निटिव एबिलिटीज कैन इम्पैक्ट एकेडमिक अचीवमेंट, जॉब परफॉर्मेंस एंड डेली फंक्शनिंग। जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो आप समझ ही सकते हो कि अचीवमेंट, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट पे, उनके डिविजन्स पे भी असर डालते हैं, जॉब परफॉर्मेंस पे भी असर डालते हैं। कुछ बच्चा क्विक लर्नर है। अब मान लो कि कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको आता है लेकिन आप थोड़ा टाइम लेके बताओ। अगर कुछ बच्चा क्विकली बोल देगा तो उसको लगेगा कि इनको तो अभी समझने में टाइम लगेगा, जब तक वो बता के चलेगा और वही जॉब उसका हो गया। तो ये सब चीजें इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी हमें लैकिंग दिखाता है, करता है। For example, some individuals may have the stronger ability to process and remember verbal information, while other may excel in visual स्पेशल टास्क। देखा अब यहाँ पे कुछ तो वर्बली बहुत बहुत ज्यादा, जैसे मैंने एक बच्चे को देखा जो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो तो फटाक से आंसर करता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो 20 आउट ऑफ मतलब 15 से ज्यादा ला ही नहीं पाता। 20 में से 15 ही लेके आ पाता है वो, जबकि उससे उसको आंसर 20 के 20 का ही पता है, लेकिन वो लिखने में पीछे रह जाता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ही है ना, ये उसको इम्पैक्ट तो किया, उसके रिजल्ट पे, उसके असेसमेंट के रिजल्ट पे इम्पैक्ट तो किया, अचीवमेंट पे तो इम्पैक्ट किया ही। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। टीचर, आप जैसे ये नहीं कह सकते हो कि टीचर को यहाँ पे वर्बली उससे पूछना चाहिए, नहीं। अब कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सबको एक कैटेगरी में ही नापा तोला जाता है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स, अब यहाँ पे फिजिकल, जो फिजिकल वाला एस्पेक्ट्स है वो भी बच्चों के लिए, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अब कुछ बच्चों की कलर, हाइट,
इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस जो आता है, जो वेट की वज़ह से, जो उनके फीचर्स की वजह से जो उनके ऊपर डिफरेंसेस आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आता है, वो सब सारी चीजें भी कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है. फिजिकल एट्रीब्यूट्स रेफर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, फिजिकल एबिलिटीज. These differences can impact health outcomes, एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड सोशल इंटरेक्शन. ये सारी चीजें इम्पैक्ट करता है. हमें लगता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है. जैसे एथलेटिक प्रॉब्लम परफॉर्मेंस पे उनके प्रॉब्लम होता है. जो बच्चे वीक, देखने में वीक लगते हैं, उनको ले ही नहीं जाते टीचर कि नहीं भाई तुम क्या खेल पाओगे. उनकी जो हेल्थ, सोशल इंटरेक्शन है वो लो हो जाता है कई बार. कई बार कुछ बच्चों के बहुत ही हाई रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल ऑल्सो आर taller may have the advantage in sports such as basketball, while individuals who are shorter may have an advantage in the activities that require lower centers of gravity such as gymnastics. तो ये सारी चीजें फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे फर्क पड़ता है. और इंडिया में तो इसके लिए बहुत ही मेजर वो है. इंडिया में तो बहुत ज्यादा इस पे फर्क पड़ता है. आपके कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो बच्चा हाइट में है या जो बच्चा वेट में नहीं. जो टीचर का जिसको मन किया, अब की सिनेरियो में नहीं बात कर रही हूँ, तब जिसको जिसको उठाना हुआ उसी को खिलवाते थे, उसी को करते थे. तो इन सब चीजों में फर्क पड़ता है. फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस. अब जो फोर्थ नंबर पे आता है लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये भी मेजर रोल प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में. सी एक ही घर के दो भाई बहन होंगे. आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो दो भाई बहन, तीन भाई बहन होंगे. उनमें सबकी सब चीजें सेम सेम मिलती है. मान लो अगर बायोलॉजिकल कहा जाए, तो बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर्स भी जो होते हैं, उनके जीन्स भी होते हैं, सब कुछ सेम से मिलता है. इन्वायरमेंट भी सेम मिलता है. लेकिन फिर भी वो डिफरेंट होते हैं, आपस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं. कहीं थिंकिंग में कभी हो जाते हैं, कभी कोई लंबा हो जाता है, कभी कोई छोटा ही रह जाता है. तो और ये सारी चीजें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कई बार फैक्ट इम्पैक्ट करता है. लाइफ एक्सपीरियंसेस रेफर टू यूनिक इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट इंडिविजुअल एनकाउंटर थ्रू आउट देयर लाइफ्स. ये लाइफ एक्सपीरियंसेस वो अपने पूरे लाइफ से सीखता है. These experiences can shape personality, values, beliefs and behavior. ये experiences उनकी personality को और values को, उनके विश्वास को, उनके beliefs को और उनके behavior को change करता है. For example, एक व्यक्ति जो जो who have experienced trauma or adversity may have the different perspective on life than those who have not. जो जिन्होंने ट्रॉमा फेस किया होगा या जिन्होंने बहुत सारी मतलब बहुत ही बुरे से बुरा वक्त देखा होगा, उनका और जिन्होंने नहीं देखा होगा, दोनों का सोचने का तरीका अलग होगा. सिमिलरली, इंडिविजुअल्स हु हैव हैड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल और कल्चरल इमर्जेंस में हैव ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड. वही चीज है, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा या जिन व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है, उनकी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट होगा. तो आपने देखा कि कितनी तरीके से इंडिविजुअल एक व्यक्ति कितनी तरीके से एक दूसरे से भिन्न होता है. यानी कि वर्ल्ड में जितने ट्रेड्स हैं सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे डिफरेंट है. कल्चरल डिफरेंसेस फिफ्थ नंबर पे है. क्या? कल्चरल डिफरेंसेस. कल्चरल डिफरेंसेस भी मेजर रोल प्ले करता है बच्चों के ग्रोथ में या एक पर्सनालिटी के ग्रोथ में. Cultural differences refers to the unique values, beliefs, and practice of different cultural groups. अलग अलग cultural groups के beliefs, उनके values, उनके culture पे, उनके social environment पे depend करता है. These differences can impact communication style, social norms, and worldwide. अब देखो cultural differences हमारे बोलने के तरीके पे, जैसे टोन पे बहुत ज्यादा असर होता है. हमारे जो मदर टंग होते हैं, जहाँ पे जो वर्नाकुलर हमारा लैंग्वेज होता है, जहाँ पे हमने जन्म लिया, जहाँ पे हमने पढ़ना सीखा, जहाँ पे हमने बोलना सीखा, वो जो हमारा मदर टंग होता है वो, और जैसे जो अब जैसे जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ का, तो जो आपका बचपन वाला मदर टंग रहता है वो इम्पैक्ट करता है पूरी लाइफ. जैसे आप देखोगे, कोई बच्चा बिहार का है, कोई बच्चा बंगाल का है, कोई बच्चा पंजाब का है, कोई बच्चा हरियाणा का है, सबका जो सब बोलेंगे हिंदी ही है, सब बोलेंगे इंग्लिश ही, लेकिन जो उनका टोन है बोलने का वो डिफरेंट. उससे हम पता कर लेते हैं कि वो किस कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. Understanding cultural differences is important in globalized world as
जो कल्चरल डिफरेंसेस की अंडरस्टैंडिंग है वो हमें पूरे वैश्वीकरण में काम करता है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को एकीकरण करने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है कि एज इट कैन हेल्प इंडिविजुअल नेगेटिव क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हम उनमें कुछ नेगेटिव अफवाहें या कुछ ऐसी चीजें नहीं फैलाएं और उनकी जो मिसअंडरस्टैंड के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर करते चले। फॉर एग्जाम्पल, इन सम कल्चर डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट इन सीन एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट वाइल इन अदर इट इज सीन अ साइन ऑफ अग्रेशन। कुछ कल्चर में आंखों से आंख मिलाना हमें लगता है कि ये अच्छी बात है और कुछ कल्चर में लगता है नहीं, ये तो मिस बिहेव कर रहा है। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि कल्चरल डिफरेंसेस होता है। कल्चर जैसे अभी का मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, जो कि अभी अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज में भी आप लोगों ने भी सुना होगा कि दलाई लामा एक बच्चे का हाथ चूम रहे हैं या एक बच्चे को जीभ से किस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया में उस चीज को बहुत ज्यादा बातें, उनको माफी भी मांगना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मेरे कल्चर में रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को मतलब बहुत अच्छी चीजें मानी जाती है, लेकिन अगर इंडिया में लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो मेरे को उसके लिए उन्होंने बकायदा सॉरी भी बोला। तो ये क्या था, एक कल्चरल डिफरेंसेस था। जैसे अब कुछ लोग जो हमारे कल्चर में है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, को कहीं कई जगहों पे कपड़े, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कल्चरल में डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना होगा कि जिसका जो कल्चर है वो उसको फॉलो करेंगे ही, और ये उस चीज का डिफरेंसेस है। तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होगे अच्छे से। और ये सारी चीजें एक एक पॉइंट, क्योंकि बीएड का जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो, बीएड का जब पेपर लिख रहे होते हो, तो सबसे ज्यादा जो पेपर जो ये पॉइंटर्स है इसी से मार्क्स मिलते हैं कि आपने ये पॉइंटर लिखा और फिर इसको डिफाइन किया, तब जाके आपके मार्क्स मिलते हैं। आपने सिर्फ एक कहानी लिख दिया, उससे मार्क्स तो आपको इतने, क्योंकि 16 नंबर का एक पेपर होता है, 80 इंटरनल जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, तो 5 क्वेश्चंस आते हैं और 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको 16 मार्क्स में के अकॉर्डिंग लिखना होता है। जेंडर डिफरेंसेस, सर ये तो बहुत ही, जेंडर डिफरेंसेस तो हर घर में हर दिन हम फेस करते हैं। बॉयज है, मेल है, फीमेल है, ऑफिस में, घर पे, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह ये फेस करते हैं कि मेल और फीमेल में डिफरेंसेस बताया जाता है, जताया जाता है। जेंडर डिफरेंसेस रेफर टू बायोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। बायोलॉजिकल तो है ही, देखो बायोलॉजिकली तो हम एक दूसरे से भिन्न है ही, बट हमें सोशली भी डिफरेंट किया जाता है, सोशली भी डिफरेंशिएट किया जाता है। इसमें तो मैं मानती हूँ कि ये गॉड के द्वारा हाँ है, ठीक है, लेकिन इसमें इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एक दूसरे को। दीज डिफरेंसेस कैन इम्पैक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड सोशल रोल्स। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि इसमें हमारी मेंटल एबिलिटीज को काउंटर करता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स को काउंट करता है, ये हमें इंट्रोवर्ट बना देता है कई बार। और सोशल रोल्स को आपने देखा होगा कि घर में मम्मी ही खाना बनाएंगी, दीदी ही खाना बनाएंगी, भैया कुछ नहीं करेंगे, पापा, भैया या पापा बाहर से काम करके आएंगे, ऐसा ही होता है घर में। ऐसा क्यों नहीं होता कि मम्मी भी बाहर जाके काम करेगी और पापा भी किचन में काम कर ले? ये जेंडर डिफरेंसेस की वजह से नहीं होता। कुछ घरों में अब शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे जेंडर डिफरेंसेस की वजह से इस चीज को नेग्लेक्ट किया जाता है कि हाँ दोनों इक्वली काम कर सकते हैं, दोनों के लिए कोई भी काम एक ये तय नहीं किया गया है कि ये लेडीज करेगी, ये मेन के लिए है, ये वुमन के लिए है। ये कोई भी काम, कोई भी पैमाना ये तय करके हमें नेचुरली नहीं भेजा है, ये सिर्फ यहाँ पे मैन मेड, यानी हमारी सोसाइटी, जो सोसाइटी है वो हमारी ये इन दोनों में डिफरेंशिएट उन्होंने किया है। For example, research has shown that males tend to score higher to tasks that involves spatial reasoning, while female tend to score higher to tasks that involve verbal abilities। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये रिसर्च में पता हुआ है कि जो मेल थे वो रीजनिंग में ज्यादा उनके पास स्कोर आए, और जो फीमेल थी वर्बल एबिलिटीज में उनको
ज़्यादा मज़ा आता है। सिमिलरली सोशल नॉर्म्स ये तो आपने उसमें बायोलॉजिकल टर्म्स में आया होगा। सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग जेंडर रोल्स कैन इम्पैक्ट द एक्सपेक्टेशन एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। अब आप देखो इस चीज़ को लाइव में एग्जांपल आपको बताती हूँ। आप क्लासरूम में जाना, आपने जब बीएड के क्लासरूम में जा रहे होगे या गए होगे अभी तक, आई आई होप कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन अभी आईपी वगैरह में हुई नहीं है। लेकिन जब आप क्लासरूम में जाओगे तो वहाँ रेशियो देखोगे मेल और फीमेल टीचर ट्रेनर का, तो वहाँ पे अगर 20 फीमेल है तो 5 ही मेल होंगे। यानी उनके माइंड में सोसाइटी द्वारा ही बैठा दिया गया है कि ये चीजें, टीचिंग लाइन जो है वो फीमेल के लिए ही सही है। फीमेल के लिए कोई और जॉब है ही नहीं। टीचिंग लाइन जो होता है वो फीमेल के लिए ही होता है। ये इनके माइंड में, इनके कॉग्निटिव कॉग्निटिव एबिलिटीज में बैठा दिया गया है कि आपके लिए टीचिंग जॉब बेस्ट होता है। सी अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे माइंड में भी था कि मैं साइंस साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे माइंड में भी था कि मैं साइंटिफिक उसमें फील्ड में बहुत ज़्यादा कुछ करूँगी, जैसे एमएससी करके रिसर्च उसमें जाऊँगी। लेकिन एक टाइम के बाद मेरे माइंड में भी इन सोसाइटीज़ के द्वारा बैठा दिया गया कि नहीं, हाफ डे की जॉब होती है, मेहनत कम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत कम नहीं होता है, ना ही हाफ डे की जॉब होती है। ये टीचिंग की जॉब मुझे 24 आवर्स की लगती है, क्योंकि आप जब एक क्लास में जाओगे तब आप फील करोगे कि आप बच्चों के लिए 24 आवर्स सोच रहे होते हो कि कल बच्चे को क्या पढ़ाना है, कल लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, कल अपने क्लासरूम में कैसे जाना है, कल क्लास में क्या एक्टिविटी करवानी है। तो आप ये सोच के जो आते हैं कि हाँ सिर्फ हाफ डे की जॉब होती है, नहीं, ये 24 आवर्स की होती है। रात में भी कई बार सपने आ जाते हैं कि कल हमने ये नहीं करवाया, कल ये छूट गया। जब मैं स्कूल लाइन में थी तो मुझे ऐसा होता था। और अभी तो फिर भी बहुत सही है कि बड़े एंड्रागोजी पेडागोजी पढ़ाने से बहुत बेटर है एंड्रागोजी पे काम कर रहे हो तो। एंड इस पे भी बातें होगी, पेडागोजी क्या होता है और एंड्रागोजी क्या होता है, आगे चल के इस पे बात होगी कभी। अभी फिलहाल तो आप ये पढ़ो। अब आपने, आई होप, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों जरूरी है, क्या है, कितने तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करके बता सकते हो, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब कंक्लूजन एक लास्ट में यहाँ पे मैंने लगा दिया है, हिंदी वाले भी अब हिंदी में लिख लेंगे। कंक्लूजन में क्या है, निष्कर्ष में व्यक्तिगत भिन्नताएं मानव विविधता का एक मूलभूत पहलू है। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है वो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है किसका, ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक फंडामेंटल फंडामेंटल एक एस्पेक्ट्स है। उन्हें समझने से यह जानकारी मिल सकती है कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं, काम करते हैं। इस चीज को हमें पढ़ने से यही पता चलेगा कि हाँ बच्चे कैसे सीखते हैं। व्यक्ति से आप बच्चा, क्योंकि आप फ्यूचर में फैसिलिटेटर बनने वाले हो, तो व्यक्ति की जगह पे बच्चा कर लेना। बच्चे कैसे सीखते हैं, काम करते हैं और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इन अंतरों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करके हम अधिक समावेशी यानी इंक्लूसिव और सहायक वातावरण बना सकते हैं, जो व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देता है। यानी कि वो फुल पोटेंशियल से अपना काम कर लेगा। कब, जब हम उसके उसके नीड के अकॉर्डिंग काम बताएं, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम बताएं, उसका जिसमें बहुत ज्यादा वो एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग काम बताएं, तो वो अपनी फुल पोटेंशियल से काम करेगा। ठीक है। मैं एक हमें एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि जब फिश होती है, फिश को आप पानी में छोड़ोगे बहुत खुशी खुशी तैरेगी। लेकिन अगर उनको बोलोगे कि आप एक पेड़ पे चढ़ जाओ, तो वो वही, उसको समझ में नहीं आएगा कि अरे ये क्या बोल दिया, क्या काम करना है। तो ये चीजें यहाँ पे क्यों वो बहुत तेजी से तैर रही है, क्योंकि वो अपने फुल पोटेंशियल में है, और क्योंकि उसका एनवायरनमेंट सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग है, उसके उसके सपोर्ट में। और यहाँ पे सब कुछ उसके अगेंस्ट है, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये एफर्ट्स आपको अभी से ही शुरू करने हैं, और अभी से ही आपके नोट्स बनाने हैं, और डेली, पर डे, और डेली कॉन्सेप्ट में टॉपिक वाइज हम इसको बनाते हुए चलेंगे, करते हुए चलेंगे। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अभी हमारे पास बहुत टाइम है डिस्कस करने के लिए। अभी हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट है, अभी हमें टॉपिक समझना इम्पोर्टेंट है। अभी हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, अभी हम उस चीज के लिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो। हम अपने एक दूसरे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमारी खुद की स्ट्रांग हो, हम खुद में खुद से हमारी जो पर्सनालिटी है
वो बहुत अच्छी बनते जाए। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।